नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि का डेटा कंप्लीट करेंगे। कृषि के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट हैं, उनको अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे आर हो या वीपीओ हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। क्योंकि आज के एग्जाम में सारे जो है कृषि के डेटा पूछे जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि। तो देखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि की अहम भूमिका है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में भी कृषि की अहम भूमिका है। चाहे भारत में चाहे जितना भी डेवलपमेंट हो गया हो, लेकिन कृषि एक महत्वपूर्ण उद्यम हो गया है वर्तमान की दृष्टि से। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर देखा जाए तो देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि में संलग्न है। मतलब कहने का कि कुल जो है 54.6% जो कृषि क्षेत्र है वो है भारत में, जिसमें कार लगा हुआ है, कारबल लगा हुआ है, जो कि सर्वाधिक है, 50% से ऊपर है, मतलब सर्वाधिक है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में हुई, जो कि उत्तराखंड में है, लेकिन पहले कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। जब बंटवारा हुआ सन 2000 में, तो उससे पहले ये यूपी में था, लेकिन अब कहाँ है? यूके में है, पंतनगर में। स्थापना 1960 में हुई थी। स्थापना की किसने थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट का दे रहे हो। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में पंतनगर में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद क्या हुआ कि इसका नाम चेंज कर दिया गया। और नाम क्या किया गया? तो नाम आपको याद रखना है, जो वर्तमान का डेटा है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये आपको डेटा याद रखना है, नाम याद रखना है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। किसका नाम? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ये कर दिया गया। भारत में अगर देखा जाए कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 15 हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं? 60 हैं। ये डेटा बिल्कुल फैक्ट पूछे ही जाते हैं, आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, तो भारत में 15 है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं? तो 60 हैं। अब इन क्राइटेरिया को कैसे नापा जाता है कि ये 15 होंगे, 20 होंगे, 60 होंगे? तो इनका विभाजन जो किया जाता है, ध्यान दीजिए, मिट्टी, जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो भी बंटवारा हुआ है, जितने भी आंकड़े हैं, इनका विभाजन किस आधार पर हुआ है? तो मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ये विभाजन हुआ है। उसके बाद देखा जाए कि भारतीय कृषि का इतिहास, एक बुक है जो अक्सर पूछी जाती है कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखी है, तो एम एस रंधावा। ध्यान दीजिएगा, ये बुक आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखी है, तो एम एस रंधावा ने। अब कृषि में कुछ टाइप की खेतियां होती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो देख लेते हैं उनको। जिसमें युग्म पैदावार डायरेक्ट पूछा जाता है कि युग्म पैदावार से क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना युग्म पैदावार है। कहने का अर्थ ये है कि एक ही सीजन में दो या दो से अधिक फसल उगा लेना एक ही भूमि पर, तो उसको युग्म पैदावार कहते हैं। अंतः फसली क्या है? अंतः फसली खेती, तो एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि फसल वर्ष है, मतलब कहने का कि एक ही मौसम है, मानसून है, जो भी है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। यहाँ पर मानसून या सीजन का कोई लेना देना नहीं है अंतः फसली खेती में। उसके बाद मिश्रित खेती क्या है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना। मतलब कई लोग फसल भी उगाते हैं और पशुपालन भी करते हैं, तो वो दोनों जो साथ करते हैं वो मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। ये आपसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको रट लेना है केवल कि भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। अब प्रमुख अन्न उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इन नए डेटा के अनुसार है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक उर्वरक
सर्वाधिक उर्वरक एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले राज्य में पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। उसके बाद देखेंगे अगर आ जाए प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले राज्य। देखिए यहाँ पर केवल है कि सर्वाधिक उपभोग करने वाले राज्य, लेकिन यहाँ है कि प्रति हेक्टेयर के दृष्टि से। तो प्रति हेक्टेयर कहीं भी लग जाए तो पहले नंबर पे पंजाब, फिर हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, किसी भी फसल में या किसी भी खेती में कहीं पर भी अगर पूछे कि उत्पादन में प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से प्रथम कौन है, तो आपको केवल कुछ नहीं करना, पंजाब ही लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक गोविंद वल्लभ पंत सर्वप्रथम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। यह आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किसके द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पहला विश्वविद्यालय है कृषि वाला पंतनगर में, उसके द्वारा। अब ये जीरो टिल बीज मतलब टिलेज पद्धति है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टिलेज पद्धति क्या है, देखिएगा कि बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जाती है। टिलेज पद्धति क्या है कि बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जाती है, उसी को टिलेज पद्धति कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जाती है, किस पद्धति में? तो टिलेज पद्धति में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हरित क्रांति। कृषि का जो मोटा मोटा जो फैक्ट है वो आपका क्लियर हो गया है और इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब हरित क्रांति से संबंधित जो भी फैक्ट है उनको हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, सबको पता है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? ये तो अमेरिका के थे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका थे, लेकिन इनके कर्म क्षेत्र कहाँ पे था? मैक्सिको में था। ये कई बार पूछा जा चुका है कि नॉर्मन बोरलॉग का कर्म क्षेत्र कहाँ पर था? मैक्सिको में था। और इनको पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2006 में मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, 2006 में इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक, अब ये विश्व में था लेकिन अब भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, तो क्या हुआ कि एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से ही भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग शुरू हुआ। हरित क्रांति, जिसे हरित क्रांति कहा गया कि उच्च उत्पादक बीजों से ही अत्यधिक मात्रा में अन्न उत्पादन करना ही हरित क्रांति था। तो हरित क्रांति का प्रथम चरण शुरू हुआ 1966 से 1981। ये आपको डेट यहाँ पे याद रखनी है, 1966 से 1981। कहाँ पर? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मतलब कहने का अगर ये भारत है तो पूरा इधर वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो था, वो हरित क्रांति वहां पर सबसे पहले अपनाई गई थी। तो प्रथम चरण 1966 से 1981 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1981 से 1985 तक और हरित क्रांति का तीसरा चरण 1995 में शुरू हुआ। हरित क्रांति से उत्पादन व उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं को हुआ। याद रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा कि हरित क्रांति जो था वो किस पर आधारित थी? तो गेहूं और चावल, केवल दो ही उगाए जा रहे थे, गेहूं और चावल। लेकिन अगर दोनों में सबसे अधिक पूछे तो गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिको प्रजाति का गेहूं था। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नार्मा बोरलांग का जो कर्म क्षेत्र था वो मैक्सिको था और हरित क्रांति में जो गेहूं उगाया गया वो मैक्सिकन प्रजाति का था। ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, जिसे बोरलांग ने मैक्सिको में स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया था। अब ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र या अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मैक्सिको में है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत क्या हुआ कि इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना की गई। अब ये इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? तो इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत कृषि संबंधी सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। मतलब अगर इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, अगर आपसे ऐसे पूछता है तो सभी जितने भी क्रांतियां हैं उनको इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। अब जैसे कौन कौन सी प्रमुख क्रांतियां हैं उनको देख लिया जाए। जैसे हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन होता है। सुनहरी क्रांति में फल और सब्जी उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन होता है। नीली क्रांति में मत्स्य या मछली उत्पादन होता है।
लाल क्रांति में मांस या टमाटर उत्पादन होता है। काली क्रांति में पेट्रोलियम उत्पादन होता है। गोल क्रांति में आलू उत्पादन होता है। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन होता है और गुलाबी क्रांति में झींगा मछली। या देखिए यहाँ पे नीली क्रांति केवल मछली है और गुलाबी क्रांति झींगा मछली है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि बादामी क्रांति, बादामी लिखा नहीं है, याद रखिएगा, बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से, याद रखिएगा, मसाला उत्पादन से। ठीक है, बादामी क्रांति। गोल क्रांति आलू से। ठीक है, तो ये कुछ कृषि के जो फैक्ट डेटा हैं उनको आज हम लोगों ने कवर किया। अब जो प्रमुख डेटा है, जितने भी फसलें हैं, खाद्यान्न है या कहवा है या बागानी फसलें हैं या चाय कहवा, जितनी भी संबंधित, चाहे वो गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, उनको अच्छे से डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। रबी की फसल, खरीफ, जायद, सब की फसल जो है अगले वीडियो में डिटेल्ड में हम लोग कवर करेंगे। तो उसका पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे और नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कृषि के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय